हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के 6th वीडियो में हैं। 6th वीडियो में आज हम लोग का बैसेस थ्योरम होगा। बैसेस थ्योरम शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमें देखने से ऐसा पता चल रहा है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स डाउट पहुंचा रहे हैं उससे पता चल रहा है कि बहुत कम ही स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ पा रहे हैं। और अगर कोई 12th क्लास का स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, डेडिकेटेड नहीं है स्टडी के लिए, तो यह उसके फ्यूचर के लिए बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए बायसेस थ्योरम के बाद प्रोबेबिलिटी में एक जो टॉपिक और बचा है, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अभी हम रोक देंगे। आपको 4-5 दिन का समय है शुरू से, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ा, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ा। आज आप बैसेस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। बैसेस थ्योरम में क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, फिक्स है, पहले भी बताए हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन 3-4 टाइप के होते हैं। आज इसको समझने के लिए इस थ्योरम को 1-2 क्वेश्चन आज भी हम बताएंगे। उसके बाद आपके पास जो भी बुक है उसके एग्जाम्पल के सारे बैसेस थ्योरम के क्वेश्चन आप बनाइए, और इन 4 से 5 दिनों के इंटरवल में आपको इन टोटल प्रोबेबिलिटी के पॉइंट्स जहां तक अभी तक हम पढ़े हैं वहां तक में किसी को कहीं कोई डाउट है, वह डाउट रोज हम तक पहुंचाइए। अगला जो वीडियो होगा वह चाहे कितना भी लंबा हो, वह सभी डाउट क्वेश्चन को क्लियर करने का होगा। तो इसमें जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वह देखेंगे और अपना डाउट पहुंचाएंगे, और जो अभी भी नहीं पढ़ना चाहते हैं वह आराम करेंगे। जिस तरह से टाइम बिता रहे हैं वैसे आप बिता सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बैसेस थ्योरम पे। बैसेस थ्योरम में क्या है, इफ E1, E2, E3 डॉट 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 En, मान लिए E1, E2, E3 डॉट डॉट En क्या है, आर n नॉन एम्प्टी इवेंट्स। n नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सॉस्टिव। एक्सक्लूसिव और एक्सॉस्टिव जानते हैं कि दो इवेंट एक्सक्लूसिव कहलाते हैं अगर दोनों डिसजॉइंट सेट्स हो, मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो, यह सब एक ही चीज है। और एक्सॉस्टिव कब कहलाते हैं, जैसे जितने इवेंट हैं सबका अगर यूनियन कराते हैं और पूरा सैंपल स्पेस S मिल जाता है तो हम उसको एक्सॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। एक चीज और बता दें आपको, जहां बेसिक से बेसिक में डाउट हो, एक्सक्लूसिव नहीं समझ में आया, एक्सॉस्टिव नहीं समझ में आया, जो बेसिक डाउट है वो हम तक आप पहुंचाएंगे, उन सबको क्लियर करेंगे अगले हम डाउट वीडियो में। अब यहाँ पे क्या है कि नॉन एम्प्टी इवेंट्स तो हो गया, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और म्यूचुअली एक्सॉस्टिव है। तो कुछ बुक्स में जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सॉस्टिव और नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं, इनको एक ही पॉइंट में पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहा जाता है। Partition of sample space means these are the events which are mutually exclusive, exhaustive and have non-zero probability। यह इस तरह से इवेंट हैं, और एक कोई इवेंट ए है जो इन सब के होने के बाद होता है। अब क्या बात करना है कि EI/A, यानी कि अगर इवेंट ए हो चुका है तो EI की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऊपर में इसका उल्टा कर देंगे, यानी A/EI में प्रोबेबिलिटी ऑफ EI से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे जो पिछले वीडियो में आपने टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू E1, A/E2 इंटू E2, A/E3 मल्टीप्लाइड बाई E3, सबका सम जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। एक बार फिर से आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से या नीचे वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा। रही बात इसके प्रूफिंग की, तो इसका प्रूफिंग कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफिंग के लिए जैसे EI/A है तो आप पहले कंडीशनल थ्योरम का इसमें लगाएंगे। यहाँ देख लेते हैं, तो कंडीशनल थ्योरम में इसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसका वैल्यू क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A, और बाई में क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू आप लिखेंगे कहाँ, पिछले वीडियो, यानी कि थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी से। और EI इंटरसेक्शन A आप पढ़े थे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यानी EI/A का क्या था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI इंटू में क्या था, तो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI का, और इसका जो वैल्यू था प्रोबेबिलिटी का यही वाला था, सिग्मा वाला। तो यानी कि आप इसको आसानी से बैसेस थ्योरम को प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में जो आता है वो क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे थोड़ा देखिए। पिछले क्लास में जब टोटल प्रोबेबिलिटी पे हम वीडियो बना रहे थे तो हमने 3 अर्न पे क्वेश्चन बताया था कि 3 थैले हैं, तीनों में कुछ रेड ब्लैक बॉल रखे गए हैं, 3 में से एक थैले को चुना जाता है और उससे एक बॉल निकाला जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह रेड होगा। वहां पे बताए भी थे कि बैसेस थ्योरम में कैसा क्वेश्चन होगा कि तीनों थैलों में से एक थैला निकाला गया और उसमें से एक बॉल निकाला गया और वह बॉल रेड निकल गया। रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलनी है, वह रेड निकल गया तो क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो थैला चुना गया था वह दूसरा वाला थैला था।
एक और जो अभी क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, चूंकि ये आपके सामने लिखा हुआ है इसलिए क्वेश्चन को बताते हैं। मान लेते हैं कोई मार्कर बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी में 3 मशीन लगे हैं, एक बहुत पुराना मशीन है, एक और नया मशीन। जब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो कंपनी ने एक और मशीन सेटअप किया और फिर कुछ दिनों के बाद एक और मशीन सेटअप किया। जो सबसे पुराना मशीन है वह टोटल जितना भी कंपनी में अगर 100 मार्कर बनता है तो उसमें से 50% मार्कर अकेले पुराना वाला मशीन बनाती है। दूसरा जो मशीन आई है वह 30% मार्कर बनाती है और तीसरा वाला कितना मार्कर बनाती है? 20%। जो आदमी काम जितना तेज करेगा गलतियां उससे होने की संभावना उतना ज्यादा होगी। तो चूंकि पहला वाला मशीन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो जितना मार्कर बनाता है उसमें से 3% मार्कर उसका डिफेक्टिव हो जाता है, खराब हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। जो दूसरा मशीन है इसमें से 2% मार्कर डिफेक्ट होता है और तीसरा मशीन से 1% मार्कर डिफेक्ट होता है। अब क्वेश्चन क्या कहेगा कि यह डेटा देने के बाद कि आज दिन भर में जितने मार्कर प्रोड्यूस हुए थे उसमें से एक मार्कर निकाला गया और चेक किया गया तो ये मार्कर डिफेक्टिव था, खराब था। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस मार्कर को सेकंड वाले मशीन ने बनाया था? यह किस चीज का क्वेश्चन हुआ? तो बायसेस थ्योरम का, कि एक मार्कर निकाला गया वह खराब निकल गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह सेकंड मशीन का है। और टोटल प्रोबेबिलिटी पे यही क्वेश्चन कैसे होगा कि तीनों मशीन के मार्कर एक जगह रखे थे, एक मार्कर उसमें से निकाल दिया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन मार्कर खराब है? यह टोटल प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्कर इज डिफेक्टिव, यह टोटल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन बायसेस थ्योरम में यह नहीं कहेगा। बायसेस थ्योरम में है कि गिवन द मार्कर इज डिफेक्टिव, यह आपको मालूम चल गया कि मार्कर डिफेक्टिव है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन 2 से बना था, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन 3 से बना था। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को अभी हम लिख के बनाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह थ्योरी आपके कॉपी में नोट करके सामने रख के उसके बाद ही जो क्वेश्चन हम बताएंगे वह आपको समझ में आएगा, इसलिए पहले आप इसे नोट करें। देखिए यह एक बायसेस थ्योरम का क्वेश्चन है जिसे हम पढ़ रहे हैं। आप पढ़ने समझने के बाद वीडियो को पॉज करके नोट भी करेंगे क्योंकि इसे मिटाने की भी जरूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग मार्कर्स हैव 3 मशीन्स प्रोड्यूसिंग 50%, 30% एंड 20% रेस्पेक्टिवली ऑफ टोटल प्रोडक्शन। यानी अगर 100 मार्कर उस कंपनी में बनते हैं तो जो पहला वाला मशीन है वो 50% यानी 50, दूसरा 30% और तीसरा 20% मार्कर बनाती है। आगे हैं डिफेक्टिव आउटपुट्स ऑफ दीज 3 मशीन्स आर। डिफेक्टिव आउटपुट मतलब कि जितने भी मार्कर बनाए उसमें से कितने परसेंट। 50 अगर मार्कर बनाए तो 3%, 50 का 3% यानी 100 का 3% 3 होता है तो 50 का 3% 1.5 होगा। यानी कि अगर 50 मार्कर बने तो उसमें से 1.5 मार्कर क्या होंगे? डिफेक्टिव होंगे। वही चीज लिखा हुआ है कि पहले मशीन से जितने बनते हैं उसके 3%, दूसरे के 2% और तीसरे के 1% क्या होते हैं? डिफेक्टिव आउटपुट होते हैं। एक दिन एट द एंड ऑफ ए डे ए मार्कर इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम लॉट से एक मार्कर रैंडमली क्या किया गया? सेलेक्ट किया गया एंड फाउंड डिफेक्टिव, और वह पाया गया कि क्या है? डिफेक्टिव है, फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो अब आगे क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बी मार्कर इज प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड मशीन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह डिफेक्टिव मार्कर सेकंड मशीन ने बनाया था? क्योंकि जो मशीन पे क्लेम होगा, अब इंस्पेक्शन वाली टीम आई, एक मार्कर निकाल के देख लिया, तब उसको जिस मशीन पे ज्यादा चांसेस होंगे कि इससे बन रहा है या मार्कर, उसके बारे में वह काम सोचेगा कि उसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसका लैंग्वेज देखिए क्या है। पहले यहां पर क्या है? लेट करेंगे। लेट यहाँ पे 3 मशीन है तो 3 इवेंट मानेंगे, E1, E2 एंड E3 बी द इवेंट। E3 बी द इवेंट दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड मार्कर, ए रैंडमली selected marker is produced from first, second and third machines respectively। मान लिया कि E1 इवेंट है कि जो मार्कर चुना गया वो फर्स्ट मशीन का बना था, E2 इवेंट है कि जो मार्कर चुना गया सेकंड का बना था, और E3 इवेंट है कि जो मार्कर चुना गया वो थर्ड वाले मशीन का बना हुआ था।
तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी E1 की जो मार्कर चुना गया वो फर्स्ट मशीन का बना है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो पहला मशीन कितना परसेंट मार्कर बना रहा है 50%। 50% यानी 50/100। 50/100 को हम सिंपली 0.5 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का वैल्यू कितना है तो 0.3 होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तो 20% यानी 0. क्या होता है 2 होता है। एक लाइन और लिखना होगा, ऊपर से क्वेश्चन को मिटाना होगा। आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। यहां पे देखिए, लेट ए बी द इवेंट, ए मान लिए कि इवेंट है किस चीज का, ए बी द इवेंट दैट ए रैंडमली सेलेक्टेड marker, randomly selected marker is, let A be the event that a randomly selected marker is defective। यानी क्या है कि A इवेंट है कि एक मार्कर जो चुना गया वह क्या है डिफेक्टिव है। ठीक है, अब क्या होगा तो देयरफॉर अगर वह पहले मशीन का बना है, पहले मशीन का बना है उसका चांस 50%, दूसरे का बना है उसका चांस 30%, और तीसरे का बना है इसका चांस 20%। लेकिन पहले मशीन में कितने मार्कर खराब बनते हैं तो 3%। तो अगर पहले मशीन का बना है यानी E1 है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी यानी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 3% है, यानी कि 0.03 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 यानी अगर वह दूसरे मशीन से बना है, E2 क्या है, E2 be the event, E1, E2 and E3 be the event that a randomly selected marker is produced from first, second and third machine। तो अगर E3 की बात करें तो सॉरी E2 की, तो E2 is the event that the randomly selected marker is produced from second machine। और अगर वह सेकंड मशीन से बना है तो उसके डिफेक्टिव होने के चांसेस, ए के होने के चांसेस क्या है, यानी अगर E2 है, ये कंफर्म है कि सेकंड मशीन से बना है, तो उसके ए होने के चांसेस यानी डिफेक्टिव होने के चांसेस हो जाएंगे 2%, जिसका वैल्यू हो जाएगा 0.02। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.01%। यह डेटा दिया हुआ है। अब हम लोगों को जो निकालना क्या है वह देखते हैं। अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया था हमने नोट कर लिया उसको। अब यहाँ पे शुरू चूंकि यहां से किए थे सॉल्यूशन, इसलिए इसको टिक करते हैं, और इसके बाद हम लोग ऊपर चले गए थे, तो इतना दूर में क्वेश्चन बनेगा। नाउ प्रोबेबिलिटी या डायरेक्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास जो क्वेश्चन लिखा उसमें देखें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक मार्कर चुना गया और वह खराब निकल गया, मतलब ए हो गया। ए इज द इवेंट दैट ए मार्कर इज डिफेक्टिव। ए इवेंट है कि मार्कर डिफेक्टिव है, तो आपने जो मार्कर निकला वो डिफेक्टिव निकल गया यानी ए हो गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे मशीन से बना था, यानी E2 के हैपन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी सेकंड मशीन से बना है व्हेन ए हैज हैपेंड, जब ए क्या है हो चुका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग E2 व्हेन ए हैव बीन ऑलरेडी हैपेंड। यह आप क्लास 12 प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में इसको पढ़े थे। अब इसको क्या लिखेंगे, तो अब बायसेस थ्योरम आपके कॉपी में नोट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए का वैल्यू क्या है, तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम बायसेस थ्योरम लिखेंगे, या यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम बायसेस थ्योरम। बायस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए इक्वल टू क्या होता है। आप फॉर्मूला में देखेंगे तो ऊपर में इसका अपोजिट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 से। और बाई में क्या होता है, ए बाई ई आई इंटू ई आई का सिग्मा, यानी कि नीचे में सारे क्वेश्चन में रहेगा, सब में बायसेस थ्योरम में कि जितने हैं सबको जोड़ेंगे। जैसे ए बाई E1 तो इसमें इंटू होगा किससे, पी E1 से, फिर सिग्मा है यानी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, तो ए बाई E2, और इसमें इंटू किससे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 से। फिर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3, और इसमें इंटू किससे करेंगे, तो इसमें इंटू करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 से। अब इन सब का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। ए बाई E2 का वैल्यू आया है कितना, 0.02 इंटू 0.02 में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का वैल्यू है 0.3।
बाई में क्या करेंगे कि इन सबको लिखेंगे a बाई E1 यानी 0.5 में इंटू करेंगे, फिर a बाई E1 का सॉरी वैल्यू है 0.03, तो 0.03 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.5 से, प्लस दूसरा क्या है a बाई E2 यानी 0.02, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि 0.3 से, प्लस अब क्या करेंगे a बाई E3 का वैल्यू कितना है 0.01, तो यहाँ हो जाएगा 0.01 और इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.2 से। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके तीनों को जोड़ेंगे और तीनों को इसके बाई में लिखेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा कि अगर मार्कर डिफेक्टिव है तो वह किस मशीन से बना था। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रोडक्शन पे क्वेश्चन होंगे बैसेस थ्योरम में और अर्न पे क्वेश्चन होंगे। आप एग्जाम्पल सारे बनाएंगे, एग्जाम्पल में भी जो नहीं समझ में आ रहा है, जो डाउट है या पहले के जो डाउट है या अगर आप एक्सरसाइज बना रहे हैं तो उसमें जो डाउट्स हैं, सभी डाउट क्वेश्चन हमारे पास अगले 4-5 दिनों में आप पहुंचाएंगे। 4-5 दिनों के बाद उन डाउट क्वेश्चन को बना के फिर हम लोग आगे जब आपका यहां तक क्लियर हो जाएगा तो रैंडम वेरिएबल या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना है।